बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनेटिक्स का यूनिट आज हम शुरू करेंगे। इसे हम 3 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करेंगे। आज पहले लेक्चर के अंदर जो जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं हम इंशाल्लाह ताला उन्हें डिस्कस करेंगे। बाकी जो कोर्स कंटेंट्स हैं उन्हें बाकी मानदा जो 2 क्लासेस हैं उनके अंदर कवर अप करेंगे। सबसे पहले आपके पास टर्मिनोलॉजीज के अंदर जेनेटिक्स की खुद की डेफिनेशन है। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस को, यानी जो विरासत ट्रांसफर हुई है और इनहेरिटेंस जिसके जरिए ट्रांसफर हुई है यानी जीन्स और उसके मुतालिक तमाम चीजें, इसे डिस्कस करते हैं। तो जेनेटिक्स एक बहुत ब्रॉड जो है वो नॉलेज है जिसके अंदर बहुत सारे अलूम समाये हुए हैं। तो जेनेटिक्स के आगे अब रिलेटेड यूएचएस के सिलेबस में आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, उन्हें हम एक एक करके इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो चीज है इसमें वो है जीन। जीन क्या है? जैसा कि आपको पता है पार्ट ऑफ डीएनए होता है। पहला एमसीक्यूज। दूसरा ये हेरिडिटरी यूनिट है और तीसरा एमसीक्यूज इसके बारे में ये है, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को स्पेसिफाई करता है। 3 रूप के अंदर इसका ये एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास है यहां पे वो है लोकस। किसी खास क्रोमोसोम पे जिस जगह पे जीन मौजूद हो, फर्ज कर लें ये मिसाल मैंने दी है, वो खास जगह क्रोमोसोम पे जहां पे जीन मौजूद हो इसे बोलते हैं लोकस। अच्छा, इसके मुतालिक अब यूएचएस ने एक दफा एमसीक्यूज बनाया जिसे काफी सारे बच्चों ने रॉन्ग किया। इसने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आंसर दे दिया। मैं मिसाल देता हूं इस एमसीक्यूज की। जिस तरह अगर आपको आ जाए कि घोड़ा एक, नीचे ऑप्शन हो जानवर है और एक ऑप्शन हो हर्बीवोर है, तो आप जानवर वाला अगर चूज करेंगे इस कंडीशन में तो रॉन्ग हो जाएगा। रीजन ये है कि घोड़ा एक सब्जा खाने वाला जानवर है यानी हर्बीवोर है। इस वजह से आप लोगों ने एक बात को बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है कि जब हमें ऐसा एमसीक्यूज आ जाए जिसमें मोस्ट स्पेसिफिक चुनना हो, यूएचएस अक्सर दे देती है, तो आप जनरल को इग्नोर करेंगे। अच्छा, इसका उल्ट भी आ जाता है, कई दफा जनरल को चूज करना होता है। तो खैर इस कंडीशन में जब वो आया एमसीक्यूज, उसमें पूछा गया कि जीन जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है लोकस वाइज, तो ऑन क्रोमोसोम की लाइन भी थी, ये भी बुक में मौजूद है, और विद इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस विद इन डीएनए मौजूद होती है, ये भी मौजूद थी। तो हमने विद इन डीएनए को चुनना है क्योंकि क्रोमोसोम में तो है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम में कहां पे है? विद इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो लोकस के लिहाज से आया हुआ एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किया ताकि आपको इसमें कोई इशू ना हो। तो वो एक्चुअल लोकेशन ऑफ जीन जो मौजूद है क्रोमोसोम पे विद इन डीएनए, उसे क्या नाम देते हैं? लोकस का नाम देते हैं। उसके बाद जीन पूल है। खैर जीन पूल से पहले एक मैं जो है डिफाइन कर दूं अलील को, कि अलील क्या चीज होती है। तो याद रखिएगा हम यहां पे बात करेंगे कि ये एक हमारे पास चीज है जी, ये अलील की, ये 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। एक मेल की तरफ से आया है और एक फीमेल की तरफ से आया है। अब होगा क्या कि मेल पे फर्स्ट कर लें ए जीन है, इसका जोड़ीदार जीन जो दूसरा ए है वो फीमेल के क्रोमोसोम पे मौजूद है। तो ये कैपिटल ए का ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसे हम कहेंगे पार्टनर ऑफ ए जीन पेयर। ये जो जीन्स का जोड़ा है इन्हें बोलते हैं आपस में अलील्स का नाम देते हैं। अगर सिंगल सिंपल ए होता तो इसे बोलते जीन, लेकिन जब ये जोड़ीदार बन जाते हैं तो इन्हें नाम दिया जाता है अलील्स का। ठीक होगी बाजी? और ये हमेशा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। अगेन आपका अहम एमसीक्यूज आ गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है जीन पूल। व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल क्या है? जीन पूल को समझने से पहले हम जीनोम को डिफाइन करेंगे। एक पूरे इंसान या पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है, जितना विरासती वो मटेरियल होता है, जितने जीन्स होते हैं, उसे हम नाम देते हैं जीनोम का। लेकिन जब हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें, फिर किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो पूरी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले उन जीन्स को हम नाम देते हैं जीन पूल। आप जब रीडिंग करेंगे
उस पैराग्राफ में पॉपुलेशन की डेफिनेशन और जीन पूल और इसके जो रिलेटेड है एक बीन बैग हाइपोथेसिस है कि मटर की फली की तरह पॉपुलेशन है जिसमें जीन्स मौजूद हैं, ये अच्छी तरह से आप रीड करेंगे। तो इसके साथ जो पहला पोर्शन है जिसमें जेनेटिक्स, जीन, लोकस, जीन पूल, जीनोम और अलील की बात खत्म होती है। मेंडल के लॉ से पहले पहला पेज जेनेटिक्स का और दूसरे पेज का हाफ इस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है। आपने पूरे के पूरे को एक एक लफ्ज को क्रैम करना है हर तरह से। उसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो आगे अभी हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर चीज है उसमें सबसे पहले है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है? किसी चीज की जाहिरियत। और एक चीज होता है वर्ड ट्रेट, ये भी क्या होती है? जाहिरियत। दोनों में फर्क करते हैं। किताब में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, हम भी इसे समझते हैं। याद रखिएगा कि सीड शेप ये एक ट्रेट है, किसी चीज की फिजिकल अपीयरेंस है ना, शेप। तो शेप क्या है? एक ट्रेट है। अब इसका राउंड होना या रिंकल्ड होना इसकी फिनोटाइप है। मतलब शेप क्या है? ये हमारे पास है ट्रेट। इसी तरह कलर क्या है? ट्रेट है। हमारे पास लेंथ क्या है? ट्रेट है। लेकिन अब इसके जो डिफरेंट रूप हैं, जिस तरह कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो येलो और ग्रीन होना क्या है? फिनोटाइप है। यानी एक ट्रेट की जो आगे क्या है? अपीयरेंस है, उसे उसकी फिनोटाइप कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। ट्रेट और फिनोटाइप दोनों अलग अलग एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, अब ये फिनोटाइप या ट्रेट किसी वजह से है, वो जेनेटिक कंप्लीमेंट जो इसकी वजह बनता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये राउंड शेप है, तो इसके पीछे जो जीन्स का जोड़ा है जो इसकी जीनोटाइप है उसे कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर कहेंगे। और ये जो स्मॉल आर है, अगर ये आ जाए तो शेप क्या हो जाएगी? रिंकल्ड हो जाएगी। यानी किसी एक खास फिनोटाइप के पीछे जीन्स मौजूद हैं और वो जीन्स का कॉम्बिनेशन अलीलिक फॉर्म में ये कहलाता है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह याद रखना है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट, यहां तक आपके पास क्लियर हो गई बात कि फिनोटाइप क्या है और दूसरे नंबर पे मैंने क्या कहा? जीनोटाइप क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, याद रखिएगा, अगर दोनों अलील एक जैसे हों, जिस तरह कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, तो इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस। ओके हो गया। अच्छा, और अगर हमारे पास दोनों अलील क्या हों? डिफरेंट हों, जिस तरह एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसे हम नाम देंगे किस चीज का? हेट्रोजाइगस का। अब इसमें एक और कंडीशन है, अगर दोनों कैपिटल हों तो डोमिनेंट होमोजाइगस है। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। और अगर दोनों स्मॉल हों तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। और अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होती है। ये भी आपको इस रूप पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, मैं जब आपको डेफिनेशन बता रहा हूं तो मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं, ना कि डिक्टेट करवा रहा हूं एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं आपको ग्रुप्स में सेंड भी करूंगा तमाम की जो प्रॉपर डेफिनेशन जो बुक में नहीं है, और जो बुक वाली हैं वो बुक से ही आप कर लेंगे। यहां पे हमारा मकसद इसके फहम को समझना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो एमसीक्यूज करने के लिए। अच्छा जी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के कॉन्सेप्ट के बाद आगे हमारे पास जो है रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील की बात है। तो जो हमेशा अलील अपने आप को जनरेशन में क्रॉस में जाहिर कर दे, जिस तरह ये कैपिटल ए है या कैपिटल आर है, इसे हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। और जिसका असर छुप जाए उसे बोलते हैं रिसेसिव अलील। मिसाल के तौर पे मेंडल के लॉ में जब कैपिटल आर का स्मॉल आर से क्रॉस हुआ तो हमारे पास इससे जो गैमीट बना वो कैपिटल आर, इससे जो गैमीट बना वो स्मॉल आर का था। दोनों आपस में मिलके जब इंडिविजुअल बनाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वो सारे के सारे क्या थे? राउंड थे। अब पेरेंट में एक राउंड था, एक रिंकल था, लेकिन आप देखें कि नस्ल जो हमारे पास बनी है वो क्या है? सारे के सारे राउंड हैं। यानी डोमिनेंट अलील ने खुद को डोमिनेंसी दिखा दी और रिसेसिव क्या हो गया? छुप गया। वो अगली किसी जनरेशन में आ सकता है, इसे तफसील से मेंडल के लॉ में पढ़ेंगे भी। तो वो कैपिटल से जाहिर होने वाला क्या है? डोमिनेंट अलील है। और स्मॉल लेटर से जाहिर होने वाला जिसका इफेक्ट छुप जाता है अगली नस्ल में, उसे रिसेसिव अलील का नाम देते हैं। तो इसके साथ ही ये पोर्शन भी आपका कवर होता है। अच्छा,
अब इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है डोमिनेंस। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस मामला है कि क्या हमने इनकी डेफिनेशन करनी है या पूरा टॉपिक करना है। तो मैं हमेशा सेफ साइड पे जाया करता हूँ, आपने इसे पूरे टॉपिक को करना है। यूएचएस चाहे डेफिनेशन कह रही है, कोई ब्रांड इसे जो मर्जी कहे, आपने इसके पूरे टॉपिक को करना है। आज हमारे पास वक्त है, अगर यूएचएस के पेपर में बैठ के 2.5 घंटे हम ये सोचते रहे कि काश कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, तो वो हमारा नुकसान है। ठीक है जी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है डोमिनेंस का। अच्छा जी, सेम लोकस पे रहते हुए जरा डोमिनेंस की डेफिनेशन सुन लें कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, फर्ज कर लें क्रोमोसोम का जोड़ा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। यहाँ पे ये फर्ज कर लें ए जीन है और यहाँ पे सेम लोकस पे स्मॉल ए है। ये जो कैपिटल ए है स्मॉल ए के इफेक्ट को क्या कर देता है, मास्क कर देता है, छुपा देता है। अब ये क्रोमोसोम फर्ज कर लें 9 है, 9 नंबर क्रोमोसोम का ही ये क्या होगा, जोड़ा होगा, जिसमें सेम लोकस पे रहते हुए क्या होगा, सेम लोकस का मतलब ये है कि जो पोजीशन फर्ज कर लें, मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी पोजीशन नंबर 1 है, तो इस क्रोमोसोम पे इसकी भी पोजीशन नंबर क्या होगी, 1 होगी। इस वजह से कहते हैं सेम लोकस पे मौजूद रह के एक जीन दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, मास्क कर दे। इस कंडीशन को बोलते हैं डोमिनेंस। अब डोमिनेंस की कुल मिला के आपके पास जो है वो 3 टाइप्स हैं, सॉरी 4 टाइप्स हैं। पहला है कंप्लीट डोमिनेंस, जिसमें एक दूसरे के इफेक्ट को मुकम्मल तौर पे मास्क कर देता है, जिस तरह मेंडल के लॉ में राउंड और रिंकल्ड के क्रॉस में सारे राउंड पैदा हुए। इसे हम क्या नाम देते हैं जी, कंप्लीट डोमिनेंस का। दूसरे नंबर पे है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या होता है, आप बुक खोलेंगे तो नजर आएगा कि हमने 4 o'clock फ्लावर का क्रॉस करवाया, जिसमें एक रेड फ्लावर है, एक जो है वो व्हाइट है। होना तो ये चाहिए या रेड आ जाए पूरे का पूरा या व्हाइट आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब उनका क्रॉस होता है तो पिंक फ्लावर पैदा होते हैं, और पिंक का जब सेल्फ क्रॉस होता है तो 1:1 रेशो से, यानी एक व्हाइट एक रेड और 2 पिंक हासिल होते हैं। तो लिखने वाला ये लिखता है कि जब एक कंडीशन जो मदर और फादर है या जो पेरेंट्स हैं उनके दरमियान में आ जाए, ना रेड ना वाइट, और दरमियान में हेटेरोजाइगस हो जाए, दरमियान में पहुंच जाए, यानी पिंक कलर में आ जाए, तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस। पूरा का पूरा आपने टॉपिक कंप्लीटली पढ़ना है। उसके बाद है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है कि ना मां ना बाप बल्कि दोनों इकट्ठे, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम इसकी एग्जाम्पल है कि अगर दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ना M डोमिनेंट हुआ ना N डोमिनेंट हुआ, और दोनों इकट्ठे होके क्या हो गए, MN ब्लड ग्रुप उन्होंने बना दिया। जिस तरह ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में A और B इकट्ठा आ जाता है, ना A डोमिनेंट ना B डोमिनेंट, A B आ गया। इसी तरह हमारे पास MN की बेहतर एग्जांपल है कि MN जब इकट्ठा आ जाता है, को एग्जिस्ट होता है, तो इसे बोलते हैं को डोमिनेंस। ओके हो गया जी। और फिर आखिरी जो किस्म है ये ओवर डोमिनेंस की है। एक पंजाबी की कहावत है, कुछ जाओ तो बदतमीज, और उर्दू की है कि ऊपर से कड़वा और नीम चढ़ा, इस तरह की कोई कहावत है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ना ड्रोसोफिला की एग्जाम्पल दी गई है कि एक फीमेल और मेल का क्रॉस हुआ, जो नई जनरेशन पैदा हुई ना, उसकी आंखों में फ्लोरिसेंट पिगमेंट माँ और बाप दोनों की निस्बत ज्यादा है। डोमिनेंट तो हुआ ही हुआ जो कंप्लीट डोमिनेंस में, लेकिन मजीद मैं इसकी मिसाल देता हूँ। शाहिद की शादी हुई रुबीना से, रुबीना भी बड़ी खूबसूरत है, शाहिद भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बच्चे के अंदर क्या हुआ, शाहिद की खूबसूरती और रंगत आ गई, यानी शाहिद का कलर डोमिनेंट होके आ गया। अब इसमें मजीद ये हुआ कि वो खूबसूरत तो है ही है, ऊपर से गोरा चिट्टा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब माँ बाप से दोनों से बढ़ गया। इसे बोलते हैं ओवर डोमिनेंस, कि डोमिनेंट तो हुआ ही लेकिन मजीद उसके अंदर क्या हो गया, कोई ऐसा करैक्टर बढ़ गया जो ना माँ में था ना बाप में था। इसे ओवर डोमिनेंस कहते हैं। तो आपने कंप्लीट टॉपिक्स की रीडिंग करनी है। डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट आपको किसी रूप में भी पूछा जा सकता है, बुक से बाहर नहीं जाना, जितना लिखा हुआ है वही करना है। अच्छा, उसके बाद डोमिनेंस के बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है एपिस्टेसिस का। अच्छा, ये एपिस्टेसिस क्या है, ये डोमिनेंस जैसा है लेकिन मुख्तलिफ है। होता क्या है कि हमारे पास 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नंबर 9 है और एक 19 है। जिस तरह आपके घर के मसाइल में अक्सर फूफियां पंगा ले लेती हैं ना और लड़ाइयां डलवा देती हैं, या कोई गवंडन आके जिसका घर भी अलग है वो आके कहती है नहीं रसूला तेरी नूह काली नहीं या फीनी नहीं, मतलब वो अपने घर में उसने नहीं देखा, आपके घर में आके शिकार डलवा देना और आपके ज़हन में आ जाना है कि
नूं जिहड़ी ओह फीनी है या काली है। तो सेम इसी तरह 19 नंबर क्रोमोसोम पे एक जीन है H, ये आके 9 नंबर क्रोमोसोम जहां पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का जीन है इसके साथ पंगेबाजी करता है और इसके इफेक्ट को एक खास किस्म का रूप देता है। वो खास किस्म का रूप क्या है, इसकी हम मिसाल समझते हैं। अब किताब की लाइनों को देखना है डिक्टेशन मेथड में कि हमारे पास ये जो H जीन है खास किस्म का प्रिकर्सर सब्सटेंस होता है, उसे ये कन्वर्ट करता है H सब्सटेंस में। अब ये H सब्सटेंस क्या करता है, ये क्या खास किस्म का एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसने करना क्या होता है, RBC के सरफेस के ऊपर खास किस्म के स्ट्रक्चर बनाने हैं, जहां पे ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाने जहां पे A या B एंटीजन आके अटैच होगा। अब जब तक एंटीजन अटैच नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा ये RBC किस किस्म का है। अगर A तरह के एंटीजन मौजूद है कहेंगे A ग्रुप है, अगर B लगा हुआ है एंटीजन तो B ग्रुप है, अगर AB लगा हुआ है तो AB है, और अगर कोई भी नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे भी वो क्या है, O है। लेकिन इस कंडीशन में पता क्या होता है, अंदर से यानी जो RBC है उस RBC में अंदर फर्स्ट कर लें IAIB जीनोटाइप तो मौजूद है, लेकिन ये जो H जीन है यहां पे कोई ना कोई मसला होता है जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे कुछ यूं चेंज करता है कि जो जगह यहां पे लगनी चाहिए थी जिस पे एंटीजन अटैच होने वो नहीं लग पाती, और A और B एंटीजन मौजूद जरूर हैं लेकिन यहां पे अटैच नहीं हो पाते, और हमें ये अंदर से AB ब्लड ग्रुप है लेकिन हमें जाहिरी तौर पे ये क्या नजर आता है, O नजर आता है। इसे बोलते हैं बम्बे फिनोटाइप। पहली दफा ये मुंबई में किसी लड़की के अंदर जाहिर हुई थी, इस वजह से इसका नाम है। ओके हो गया जी। एपिस्टेसिस में एक डिफरेंस आपने डोमिनेंस से समझ लेना है कि डोमिनेंस क्या है कि सेम लोकस होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे एक दूसरे के इफेक्ट को जीन मास्क करते हैं, लेकिन एपिस्टेसिस में क्या है, इफेक्ट को मास्क किया जाता है या बढ़ाया जाता है लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम पे या डिफरेंट लोकस पे जीन्स रह के करते हैं, जिस तरह 19 और 9 का मैंने रिलेशन आपको बताया। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो इसमें चीज है वो है लिंकेज। एक क्रोमोसोम पे जो डीएनए के टुकड़े नजदीक नजदीक हैं, जो जीन्स क्या है नजदीक नजदीक हैं। लाइक मैं अगर आपको कहूं कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये रीजन में जितने भी जीन्स मौजूद हैं ये क्रॉसिंग ओवर में भी इकट्ठे ट्रांसफर होंगे, वैसे भी हेरिडिटी जब आगे जाती है तो ये जो साथ साथ है ये क्या होते हैं, इकट्ठे ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे रीजन्स क्रोमोसोम के जो हेरिटेबली या इनहेरिटेंस वाइज अगली नस्ल में इकट्ठे जाएं, मतलब वो एक दूसरे के साथ मौजूद हो, इसे बोलते हैं लिंकेज। मेंडल का लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैं कंप्लीट इसकी डेफिनेशन भेज दूंगा, और इसे मैं इधर इसलिए तफसील नहीं बता रहा, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जीन लिंकेज की ही हमने तफसील पढ़नी है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और जीन लिंकेज, सेक्स लिंकेज, जो डिजीजेस वगैरह हम डिस्कस करेंगे वहां पे इसकी तफसील बताऊंगा। यहां पे सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज है वो है F1 एंड F2 जनरेशन। मेंडल के लॉ में P जनरेशन होती है पेरेंट जनरेशन। इसका जब क्रॉस होता है, जिस तरह राउंड और रिंकल का करवाया, जो पहली नस्ल पैदा होती है उसे F1 फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं। अब F1 का F1 से जब सेल्फ क्रॉस होता है तो हमारे पास जो जनरेशन पैदा होती है वो F2 होती है। F2 का F2 से जब क्रॉस होता है तो F3 जनरेशन तक जो है वो मेंडल के लॉ के अंदर मौजूद है। हम इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे इसे। तो फिलियल 1 और फिलियल 2, F1 पेरेंट के क्रॉस से और F2 F1 के सेल्फ क्रॉस से। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद तीन मजीद चीजें हैं। सबसे पहले आपके पास है म्यूटेशन, सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 20 के आखिरी टॉपिक में। पूरा टॉपिक याद करना है, रटना है। मैं इसकी तफसीलात आपको सेंड भी करूंगा। है ये रिलेटेड टॉपिक, लेकिन इसमें से MCQs आ सकता है। म्यूटेशन की दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक होती है मेगा क्रोमोसोमल एब्रेशन, जो हमने सेल साइकिल में भी पढ़े कि क्रोमोसोम पूरे का पूरा हिस्सा या तो एक साइड पे चला जाता है या कम जाता है, जिसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनके नाम आए थे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है आपके पास पॉइंट म्यूटेशन, कि सडन किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो जाए, जिसमें बेस सब्स्टिट्यूशन है, डिलीशन है, इन्वर्जन है, एटसेट्रा। ये टेबल में लिखा हुआ है, इसे आपने रीड आउट करना है। ठीक होगी बात, और बिल्कुल सादा रहने देना है। एक दफा क्वेश्चन आया था कि सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ, अब नीचे होना तो म्यूटेशन चाहिए था लेकिन ऑप्शन आ गया बेस सब्स्टिट्यूशन, तो आपने इसे मुकम्मल तौर पे म्यूटेशन को रीड कर लेना है। सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल एल्केप्टोन और फिनाइल कीटोन यूरिया, ये तीनों डिजीजेस की एग्जांपल आपने इसमें कंसीडर करनी है। वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो बाकी मैं नोट सेंड करूंगा, उसे जस्ट रीड आउट कर लेना है। बेसिक डेफिनेशंस तक आपने रहना है। उसके बाद आपके पास है प्लियोट्रॉपी।
प्लियोट्रॉपी, अगर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा हो, एक खावंद है उसकी कई बीवी हैं तो उनको वो कंट्रोल कर रहा है, इसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। जिस तरह बिल्ली के अंदर जो फर होती है उसकी सफेद या जो भी है उसके कलर को कंट्रोल करने के जो जीन है वही उसकी समात जो है, जो उसका सुनने का अमल है उसे कंट्रोल करता है। तो इस वजह से याद रखना है प्लियोट्रॉपी जो है वो एक जीन जब मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करे, ये भी पूरी डेफिनेशन आपने याद करनी है। आखिरी चीज मल्टीपल अलील, अल्टर्ड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड मल्टीपल अलील। इसकी एग्जांपल समझने से पहले हम इसका ये समझ लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे एक आई जीन है। अब आई जीन के 3 रूप हो सकते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। इन्हें हम इसके क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलील। और ये लिखा हुआ है ये कई हो सकते हैं, ठीक होगी बात जी। अब ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 इकसाम की फिनोटाइप्स हो सकती हैं, ए बी और ओ। अच्छा, अब इसको मैंने थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करवाने के लिए लिख दिया है, टेबल है तो ये रिलेटेड टॉपिक में, लेकिन याद सारा करना है जैसा कि मैंने कहा कि सेफ साइड पे हम रहेंगे। अगर फिनोटाइप ए हो तो जीनोटाइप होती है आई ए स्मॉल आई। इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है, ठीक होगी बात जी। इस तरह फिनोटाइप बी हो तो आई बी स्मॉल आई, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप हो तो जीनोटाइप होती है आई बी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी मौजूद ही कोई नहीं होती। और जो फिनोटाइप ओ है उसमें स्मॉल आई इसकी जीनोटाइप है, एंटीजन कोई नहीं होता, पहचान कोई नहीं, 0 से याद रखना है। और एंटीबॉडी जो है वो इसमें क्या होती है, ए बी होती है। अब कौन सा बंदा किसको ब्लड दे सकता है वो आपने जरा गौर से सुनना है। ए को ब्लड दे सकता है, ओके हो गया जी। बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ये तो सीधा हो गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव की बात RH ग्रुप सिस्टम में आप रीड करेंगे, वो सिलेबस का शामिल हाल जो है वो हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब ए को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए में एंटीजन क्या है, ए है, एंटीबॉडी क्या है, बी है। अगर ए जाएगा किसके पास, ए के पास, तो ए को मारने के लिए एंटीबॉडी ए मौजूद नहीं है, एंटीबॉडी बी है, इस वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह बी को भी नहीं होगा, ए बी को नहीं होगा। बस एक साइकिल मैं आपके सामने बनाने लगा हूं कि ए जो है, इसी तरह हमारे पास जो एक चीज है जिसे आप कह लें जी ए बी, चले हम लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं ओ लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं ए और इधर लिख लेते हैं बी। ओ क्योंकि एंटीजन है ही नहीं तो ये सबको ब्लड दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी। ए जो है ए को तो दे ही सकता है, ए बी को भी दे सकता है। उसकी वजह क्या है, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है जो नुकसान पहुंचाए, क्लियर होगी बात जी। इसी तरह बी से दे सकता है, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। आपने उस पॉजिटिव नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट को रीड तो जरूर करना रिलेटेड टॉपिक में, लेकिन इधर अप्लाई नहीं होता। तो ये मल्टीपल अलील वाली पूरी फॉर्म अगर गलत ब्लड ग्रुप लग जाए तो एग्लूटिनेशन होती है, ब्लड कैपिलरीज में, वेसल्स में वो खून जो है वो नहीं चल पाता और रिएक्शन हो जाता है बड़ा सीवियर, और सीवियर केसेस में कई में डेथ भी हो सकती है। तो खैर, ये मैंने जो बड़ा तेजी से आपको बताया, ये पोर्शन बहुत बड़ा है आज के लेक्चर के अंदर, ये काफी ज्यादा पोर्शन है। आपने जहां पे जो टॉपिक लिखा हुआ है वो सारे का सारा करना है, वहां से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ओके हो गया जी। तो जेनेटिक्स में जितना हम ज्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आना है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है किसी पोर्शन में से जहां से आना है वो मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज में से एग्जैक्ट आपको स्टेटमेंट और उसका आंसर आना है। तो प्लीज अच्छी तरह से इन टर्मिनोलॉजीज को याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जीन लिंकेज, रिकम्बिनेंट जो फ्रीक्वेंसी है, क्रॉसिंग ओवर और जो सेक्स लिंकेज, कुछ डिजीजेस हैं ह्यूमन के अंदर, उसे डिस्कस करेंगे। और थर्ड लेक्चर के अंदर इसके हम जो मेंडल के लॉ हैं उनको तफसील से, और जो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स हैं जो सिलेबस लिखा हुआ है उन्हें डिस्कस करेंगे। इन 3 लेक्चर्स को मिला के आपका पूरा पेपर जो है वो जेनेटिक्स का होगा इंशाल्लाह ताला। तो बड़ा अच्छी तरह पढ़िएगा, इन चीजों को बार बार रिवाइंड करके सुने, मैं सारे नोट्स भी भेज दूंगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।